बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नम्स 2024 के केमिस्ट्री के पोर्शन की। नम्स के पेपर पर बच्चों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत ही गंदा पेपर बनाया था। आए आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ्लॉज थे, किस तरह इसकी तरफ अप्रोच होनी चाहिए थी एक स्टूडेंट की, और यूनिवर्सिटी को जो नम्स है उसको क्या क्या अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। इस पर भी अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम प्लस सल्फर इक्वल्स टू कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, वो कह रहे हैं कि आपके पास कैल्शियम के 2 ग्राम्स हैं और सल्फर के 4 ग्राम है। आपके पास कितना बनेगा कैल्शियम सल्फाइड? ठीक हो गया, आपने बताना है कैल्शियम सल्फाइड कितना बनेगा। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा बैलेंस केम के इक्वेशन में इसके कितने ग्राम है। इसके 40 ग्राम है, इसके कितने ग्राम है? 32 ग्राम है। इसके 40 ग्राम हो, इसके 32 ग्राम हो, तो हमारे पास बन जाता है 40 + 32 = 72 ग्राम इसके। ठीक है, एक तो बात ये। अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट देखने के दो तरीके नॉर्मली होते हैं। एक तरीका वो जो बुक में मेंशन है, और एक और तरीका भी होता है। देखते हैं मैं किस तरह करता हूं। मैं देख रहा हूं 40 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है 32 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है 32 ग्राम। 4 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा 3.2 ग्राम। समझ आइए ये क्या हुआ है। वैसे नॉर्मली क्या किया जाता है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मैं दूसरे अपने वाले तरीके से कर रहा हूं। मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया। 40 के लिए 32 ग्राम चाहिए, 4 के लिए 3.2 चाहिए, 2 के लिए कितने चाहिए होंगे? 2 के लिए चाहिए होंगे 3.2 का हाफ, 1.6 ग्राम। यानी 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल रिएक्ट विद 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल रिएक्ट विद 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर while we have 4 gram of sulfur. So sulfur is an excess reagent while calcium is the limiting reactant. I hope so आपको ये बात समझ आ गई होगी। कैल्शियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब होगा क्या, कैल्शियम इसमें से 4 में से 1.6 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड कितना बन जाएगा? खुद ही बताएं। 2 ग्राम प्लस 1.6 ग्राम इक्वल्स टू 3.6 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। मतलब मैंने एक अपने तरीके से किया। एक और तरीका हो सकता था कि हम पहले इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। हमें पता चलता कि कैल्शियम इज प्रोड्यूसिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैल्शियम इज प्रोड्यूसिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैल्शियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो जितना प्रोडक्ट बना रहा होता है उतना ही असल में प्रोडक्ट बन रहा होता है। एक्सेस रिएजेंट जितना प्रोडक्ट बना रहा होता है उतना प्रोडक्ट असल में नहीं बन रहा होता। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अगर हम देखें ना, हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ पे डायरेक्ट। 40 ग्राम प्रोड्यूसेस 72 ग्राम, तो 4 ग्राम विल प्रोड्यूस 7.2 ग्राम। ठीक है, मैंने 10 से डिवाइड कर लिया। और 2 ग्राम विल प्रोड्यूस 3.6 ग्राम। आप इस तरह भी देख सकते हैं। इधर मैंने कैल्शियम और कैल्शियम सल्फाइड को कंपेयर किया। पहले मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए कैल्शियम और सल्फर को कंपेयर, मैंने चंद अपने तरीके आपके साथ शेयर किए। उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी कि आंसर को किस किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। स्टीशियोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सिलेक्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर रहे होते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो आपने सारों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की भी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारों का मैस सेम है। अब हमने सिर्फ देखना मोलर मैस किसका क्या है। अच्छा, जब सारों का मैस सेम है तो मोलर मैस, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके सबसे ज्यादा होंगे? जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस का इनवर्स रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स से। मैस अगर कांस्टेंट है तो मोलर मैस जितना कम होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो मैं देखता हूं, इधर सोडियम है, इसका मोलर मैस उन्होंने बताया 23 है। इधर हाइड्रोजन है, उसका उन्होंने 1 बताया हुआ है, 1, तो सोडियम एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 1 से छोटा कोई आएगा तो तभी हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। नाइट्रोजन को उन्होंने 14 बताया हुआ है, नाइट्रोजन भी एलिमिनेट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का उन्होंने बताया हुआ है, मतलब पता है 44 होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। इसका 28 होता है बेसिकली, और हाइड्रोजन का 2 होता है। हाइड्रोजन गैस की मैं बात करूं तो सबसे कम किसका है? इसका 23 है, इसका 2 है, इसका 28 है, इसका 44 है। सबसे कम इसका मोलर मैस, सबसे कम इसका, इसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होंगे। जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। दिस इज ओवर आंसर। आई होप आपको समझ आ गई। जो नीचे टिक लगे हैं ना ये वाले, इन पे फोकस नहीं हमने करना, जो मैं लगा रहा हूँ उन पे फोकस करना। ठीक है, इट वाज अ पीडीएफ जो हमें मिला था, उसी के ऊपर डिस्कशन करवाएं। अच्छा, वैल्यू ऑफ एल
फॉर 4p ऑर्बिटल इज। अब आपको इसमें 4p से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपको बस p से लेना देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए l क्या चीज होती है। l बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू सब शेल्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू शेल। सब शेल से रिलेटेड होता है, s सब शेल का 0 होता है, p सब शेल का 1 होता है, d का 2 होता है, f का 3 होता है। दैट्स इट। आपके पास यहाँ पर p है, p की l वैल्यू 1 होती है। दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे आते हैं। नो फर्दर एक्सप्लेनेशन नीडेड। द एलिमेंट हैविंग द अभी तक क्वेश्चन सारे अच्छे आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर इतना ज्यादा बबला करने की क्या जरूरत थी। अभी हम आगे देखते हैं मेरे साथ। द एलिमेंट, लेट मी पॉज दिस फोन, सॉरी म्यूट दिस फोन, ओके। The element having the electronic configuration of noble gas notation Kr यानी क्रिप्टॉन, और उसके आगे ये। अच्छा, ये ना थोड़ा सा मसले वाला क्वेश्चन था। जब मैंने पहले इसको देखा था ना, मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि इन्होंने किस तरह लिखा। बेसिकली लिखना इनको इस तरह चाहिए था, जो नॉर्मल तरीका होता है ये, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है ना, बजाय ये वाली ब्रैकेट्स की, तो वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। खैर, इससे भी इतना मसला नहीं बना, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी मसला नहीं बनेगा। एनीवेज, हम आगे देखते हैं। अब इसके लिए करना क्या था, आपने देखना था क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए था। वैसे अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो वैसे ही पता होता है कि क्रिप्टॉन का 36 है, आर्गन का 18 होता है, नियॉन का 10 होता है, और हीलियम का 2 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन को छोड़ें, जीनॉन की बात नहीं, 2 है, 2 में 8 ऐड ऑन है, उसके बाद इधर 18 ऐड हो रहा है, ठीक है, 18 ऐड और 8 ऐड ऑन है तो 10 बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास दोबारा से 8 ऐड हो रहा होता है तो ये 18 बन जाता है। लेकिन अब इसके आगे वाले पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज 3D सीरीज भी आ जाती है। फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें अब 18 एलिमेंट्स हैं। इस वाले पीरियड की मैं बात करूं तो 18 + 18 हमारे पास 36 आ जाना था क्रिप्टॉन का। इसे ना आपने फाइंड कर लेना था, अगर आपको ना भी पता होता। जब आपको ये पता चल गया कि क्रिप्टॉन इज 36, तो अब आगे तो क्वेश्चन बचे ही कोई नहीं। आपने सिंपली देखना कि ये कितने हैं, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो 36 तो प्रोटॉन्स थे हमारे पास क्रिप्टॉन में, और इसमें 8 ऐड करें, 36 + 8 कितना होता है, 44। तो जोन सा ऑप्शन, वो ऑप्शन जिसमें 44 प्रोटॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 44 है, इट विल बी अवर आंसर। ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर ये बन जाता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वैसे ये। चूज द अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपने बताना कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट है जो एग्जिस्ट कर सकता है, और बाकी सारे गलत होंगे। हाँ, आए हम देखते हैं। n = 3, ठीक है। n जब 3 है तो l 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज वी नो कि l की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होती है। ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन हमें क्या बताता है, मैक्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l नहीं बताता, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ l बताता है, ठीक हो गया। तो 2 हो सकती है, ठीक है, अभी तक मसला नहीं। अब अगर l 2 है तो m की वैल्यू +2 से लेकर -2 तक हो सकती है, या -2 से लेकर +2 तक हो सकती है, ठीक है। l और m का रिलेशन इस तरह का होता है, आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m का रिलेशन और होता है, ये मैंने आपको बताया है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, आप कहेंगे वो फार्मूला कहाँ पे, वो फार्मूला बताता है कि m की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है। अगर l 1 है तो m की वैल्यू +1 से लेकर -1 तक हो सकती है, l 0 है तो m भी 0 ही होगा, और अगर l 2 है तो +2 से -2 तक, l 3 है तो m +3 से -3। उम्मीद तो है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। एनीवेज, हम आगे आते हैं। ये भी ठीक है, तो ये तो ठीक ही होता है, ये ऑप्शन हमारा आंसर बन सकता है, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे। n = 3 है, l 3 हो गया, दिस इज रॉन्ग, l 3 हो ही नहीं सकता, 2 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, n 4 है, l 3 अभी तक ठीक जा रहा है। अब m 4 आ गया, जब l 3 है तो m जो है ना वो +3 से लेकर -3 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आ गई होगी। d में अगर हम देखें तो ये भी फिर गलत है, d में n 4 है, l 2 अभी तक ठीक है, अब m फिर 4 आ गया। 2 जब l 2 है तो m जो है वो +2 से लेकर -2 तक हो सकता है, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। ये 4 कैसे आ गया, दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो दिस इज ओवर बेस्ट आंसर। ये गलत लगाया हुआ इस बच्चे ने। हम आगे आते हैं। A gas
हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सिंपल चार्ज ला लगेगा इसमें। आप ये देखें, वॉल्यूम ऑफ V1 इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर क्यूब, T1 इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 283 केल्विन। केल्विन में जिसने कन्वर्ट नहीं करना उसका आंसर कभी ठीक आ ही नहीं सकता। At what temperature the value of the volume of the gas is reduced to half? V2 हमारे पास क्या है, 10 divided by 2 equals to 5 decimeter cube। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए T2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, T2। T2 equals to V2 over V1 multiplied by T1। V2 over V1 multiplied by T1। अच्छा, अब V2 हमारे पास क्या है, 5, V1 हमारे पास क्या है, 10, और T1 क्या है हमारे पास, 283। आई होप सो आपको ये नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली बन गया 5 over 10 मल्टीप्लाई बाय 283। 5 1 टाइम 2 टाइम 283 डिवाइडेड बाय 2, ये फाइनल हमारे पास आ रहा है। आप इसको 2 से डिवाइड करें, आपको पता चलेगा कि आपके पास अराउंड 142 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 142 पॉइंट। तो पॉइंट को छोड़ें, आपके पास क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर ये है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसका आंसर आ जाता है 142.5 एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देख लीजिएगा, ये इसका आंसर फिर फाइनल बन जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये क्वेश्चन किस तरह मैंने सॉल्व किया। ये यहाँ पर बायो का क्वेश्चन गलती से लिखने हो गए, इसको छोड़ दें, हम आगे आते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T एंड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हमारे पास ये हो सकती है, या फिर हमारे पास ये हो सकती है, या हमारे पास ये हो सकती है। ठीक है, सी स्क्वायर बार भी हो सकता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू 3RT ओवर m। ये R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट इस तरह लिख, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि हमें चाहिए। दिस कैन बी अवर आंसर, और ये हमारे पास मोलर मास है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना। स्टूडेंट्स को अक्सर भूल जाता है कि इसमें 3RT आ रहा है या 8RT आ रहा है या क्या आ रहा है। ठीक है, या आपने भूलना नहीं, मिक्स नहीं करना। और चलिए ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हम आगे वाले ऑप्शन PV इक्वल्स टू RT, ये इक्वेशन तो ठीक है, ये तो जनरल गैस इक्वेशन है, तो ये रिलेशन नहीं बता। नो, इट इज नॉट टेलिंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। कहां है वेलोसिटी, तो मुझे नजर ही नहीं आ रही इसमें। इसमें तो वॉल्यूम है, टेम्परेचर तो है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इधर वॉल्यूम वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी इधर अभी तक तो नहीं आई, इधर ये हमारे पास एनर्जी आ गई, इधर ना हमारे पास ना अभी तक टेम्परेचर आया, ना हमारे पास वेलोसिटी आया, तो ये इक्वेशन भी गलत होगी। मतलब ये इक्वेशन हो सकता है ठीक हो, लेकिन हमारा रिलेशन जो डिजायर्ड रिलेशन है वो नहीं बता रही। तो ये बेशक ये PV को RT भी ठीक है, लेकिन हमारा डिजायर्ड रिलेशन नहीं बता रही। PV को 1/mc², ये इधर वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन टेम्परेचर नहीं आ रहा। तो एक इक्वेशन है जो हमारा डिजायर्ड रिलेशन हमें दे रही है, वो ये है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी इज एग्जिबिटेड बाय। मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी उसकी होगी जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा। साइज हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, इधर C6 है, C3 है, C5 है, C2 है। C6 वाला सबसे बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें मसला हुआ हो। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट। अच्छा, ये स्टेटमेंट मुझे तो बड़ी अजीब सी लगी थी कि क्या ये किस तरह की स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या द फॉलोइंग कंपाउंड्स होना चाहिए, हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट। मुझे तो बड़ी मतलब अजीब सी लगी है। बहरहाल इसका जो इंटरप्रिटेशन हो रही है ना इन ऑप्शंस को देख के, वो ये हो रही है कि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, बाकियों की है। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा ऐसा है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ना हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होती है, कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ नॉट में लिखो। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, फ्यूजन लिखा। अच्छा, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स, उनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। तो इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन है? सोडियम क्लोराइड का तो किस बच्चे को पता होता है कि वो क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज आल्सो क्रिस्टलाइन, आयरन ऑक्साइड इज आल्सो क्रिस्टलाइन। बस एक ही पीछे बचता है सिलिकेट। सिलिकेट भी क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन सिलिकेट्स अमॉर्फस भी होते हैं। हमारे पास क्रिस्टलाइन सिलिकेट होता है क्वार्ट्ज, और हमारे पास अमॉर्फस क्रिस्टलाइन की एग्जांपल, क्वार्ट्ज का मतलब सिलिका जो होता है SiO2, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक सिलिकेट की एग्जांपल है हमारे पास ग्लास, ग्लास इज अमॉर्फस। तो बेस्ट आंसर इसमें से हमारे पास सिलिकेट्स,
सिलिकेट्स कैन बी क्रिस्टलाइन, कैन बी अमॉर्फस, बट दे कैन बी अमॉर्फस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बाकी वाले अमॉर्फस नहीं हो सकते। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। दिस इज वन ऑफ दी अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये ठीक हो गया कि बाकी ऑप्शंस तो आपको पता चल रहा होता है कि वो क्रिस्टलाइन है। अभी हम आगे आते हैं। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल विल बी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल नॉर्मली तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ये डायरेक्ट रिलेशन उतना भी डायरेक्ट नहीं है जितना नजर आ रहा है। असल में ये थोड़ा सा टेढ़ा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि समझ लें, ये ना आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है डायरेक्ट रिलेशन का, आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाई जाए, ये कम कम बढ़ेगा थोड़ा, मतलब मैं किस तरह बनाऊँ अब, यानी पूरा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा जो सा कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया वगैरह वगैरह। मैं अगर आपको इस तरह आपको नहीं समझ आएगी, मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखें कि आपके पास 760 टॉर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप कर लेते 1520 टॉर अगर कर लें, ठीक है, तो इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन आपको पता है कि 1483 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाला प्रेशर मेंशन है, और वहां पर 120 डिग्री से सिर्फ 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, सिर्फ 20 डिग्री टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ तो रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ा कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर डबल कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डबल नहीं हो रहा, उससे कम बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा कम डायरेक्ट रिलेशन है, समझने की कोशिश करें ना। इस तरह आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं, हाफ करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हाफ नहीं होता, बस कम हो जाता है। ये मेरा ख्याल है मैं आपको समझाने में आप कामयाब हो गया होगा। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट बी रिड्यूस टू हाफ, इट विल जस्ट बिकम लेस, it will just decrease, it will not be greater than 78, it will be less than 78 degree centigrade, it won't remain equal to, it won't be reduced to half। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ये मुश्किल नहीं था, अच्छा था। ओके, आयोडीन इज अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ व्हिच, बेसिकली ये उन्होंने ऑप्शंस जब दिए तो हमें पता चला कि वो सीधा सीधा पूछना चाह रहे थे कि आपने आयोडीन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, वो बेसिकली पूछना ये चाह रहे थे। तो नीचे लिखा फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, टेट्रागोनल या हेक्सागोनल। इसके लिए हम आते हैं बुक के ऊपर, मैंने आपकी बुक की पिक्चर साथ रखी हुई है, आप ये देखें बुक में ना आयोडीन का स्ट्रक्चर जहाँ पर बना हुआ है ना, उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। इस तरह उन्होंने डायमंड के स्ट्रक्चर के नीचे भी लिखा है, वो भी जाके देख लीजिएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाता है ये लग क्यों नहीं। ओके, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ सीजियम क्लोराइड हैविंग द रेडियस रेशियो ऑफ 0.9 थी। मैंने आपके साथ एक और टेबल शेयर किया हुआ, मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया हुआ है रेडियस रेशियो का रिलेशन विद कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास रेडियस रेशियो, ये वैल्यूज आपको मैंने कहा था याद करनी है, रेडियस रेशियो इनसे इसके दरमियान हो तो हमारे पास ट्रायंगुलर आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद करना है। अगर इनके दरमियान हो तो ये आती है, इनके दरमियान हो तो ऑक्टाहेड्रल आती है, अगर इनके दरमियान हो तो ऑक्टाहेड्रल को हम क्यूबिक भी कह लेते हैं, इनके दरमियान तो हमारे पास क्यूबिक दूसरी वाली क्यूबिक आ जाती है। मतलब बहुत केसेस में हम ऑक्टाहेड्रल को क्यूबिक भी कह रहे होते हैं, तो वो एक अलग बात है। नॉर्मली अगर हम देखें ना तो 0.414 से 0.732 की अगर आ रही है, क्यूबिक वाला जो बात किया ना मैंने सोडियम क्लोराइड के हिसाब से बात किया। अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो लेट मी क्लैरिफाई, ये सोडियम क्लोराइड के फिर क्यूबिक क्रिस्टल्स भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स भी होते हैं, और उसकी रेडियस रेशियो जो बन होती है ना वो इसके दरमियान बन होती है, और उसके ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल भी एग्जिस्ट करते हैं, क्यूबिक भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ यहाँ पर क्यूबिक लिखा हुआ है। लेकिन जो असल रिलेशन है क्यूबिक वाला वो बनता है 0.732 से 1 के दरमियान। अगर हमारी रेडियस रेशियो आ रही है तो हम कहते हैं क्यूबिक। अब क्यूबिक के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक, और वो जो है उसके लिए एक अलग टेबल है, लेकिन उसकी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास अगर क्यूबिक ऑप्शन में मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मौजूद है, और इसका आंसर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ही है। उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये टेबल आपने याद करना है, ये टेबल मैंने आपको लेक्चर में दिखाया हुआ था। अगर आप बोलें कि बुक में कहाँ से आया, तो बुक में एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने सीजियम क्लोराइड का रेडियस रेशियो पूछा हुआ। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आउट ऑफ द वे आ गया है तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात कि आपको ये लेक्चर में बताया गया था, और नॉर्मली भी एमडी कैट के लेक्चर में बताया जाता है, ठीक है। अगर नहीं बताया गया तो आपके टीचर की गलती थी,
दूसरी बात ये कि अगर आपको लेक्चर में नहीं भी बताएगा फिर भी ये बुक के अंदर से है, बुक के अंदर से कहाँ से, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपका डाउट क्लियर हो गया, दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज नॉट आउट ऑफ द वे, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पीबी लेड सल्फाइड इज ये द आयनिक कंसंट्रेशन। इतनी कम सॉल्युबिलिटी कब हमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी हुई, इतनी कम सॉल्युबिलिटी नहीं होती। इतनी कम किसकी वैल्यू होती है, इतनी कम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास KSP की वैल्यू होती है। अगर मैंने बड़ी कोशिश की थी इसको सॉल्व करने की, नहीं सॉल्व हो सकता सॉल्युबिलिटी से, तो इसका आंसर नीचे वाले ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आपसे हो रहा था तो ठीक है, मेरे से तो नहीं हो सका, मुझे भी बता दीजिएगा कैसे किया था। ये यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की जगह KSP आता है, दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज अ ब्लंडर फ्रॉम नम्स की साइड से, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। स्टूडेंट्स पे इस तरह इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, स्टूडेंट अगर इसके ऊपर लग जाए, अगर एक समझदार स्टूडेंट नहीं है जिसको ये नहीं पता कि मुश्किल क्वेश्चन को एंड पे करते हैं, वो बेचारा तो गया, लेकिन जो समझदार है वो इस तरह के क्वेश्चन से भी टैकल कर लेते हैं, वो फिर भी अच्छे मार्क्स लेते हैं, क्योंकि इनको इस तरह के क्वेश्चन को एंड के लिए रखते हैं। अगर छूटे तो सिर्फ और सिर्फ ये छूटे, बाकी ऑप्शन क्वेश्चन इसकी वजह से ना छूटे। ये बात मैं आपको MD कैट के लिए बताना, बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंस MD कैट की है। आई डोंट केयर अबाउट नम्स एक फजूल, मेरी नज़र में तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। हाँ, जिस बच्चे ने नम स्पेसिफिकली आर्मी में जाना है उसके लिए नम्स की अहमियत है। जिसने MD कैट की प्रिपरेशन के लिए नम्स देना था, उसको चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ नम्स को एज अ प्रैक्टिस ले, नम्स से सीखे और मेन फोकस MD कैट पे रखे। अगर वो नम्स के पीछे पढ़ के अपनी MD कैट की प्रिपरेशन को खराब करे तो वो पागल है, उसका दिमाग बंद हो चुका है, उसको आंखें खोलनी चाहिए, सोचना चाहिए। The solubility of lead sulfide, the KSP of lead sulfide at 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज ये आयनिक कंसंट्रेशन में भी। अच्छा, आपने ना रिलेशन मैंने आपको बताए हुए हैं, AB2 टाइप, AB टाइप साल्ट, AB2 टाइप साल्ट, AB3 टाइप, मैंने आपको रिलेशंस बताए हुए हैं। AB टाइप साल्ट है, इसमें एक एनाइन है, एक एटाइन है और एक एनाइन। इसके लिए रिलेशन है KSP इक्वल्स टू S², ठीक है। अगले के लिए KSP इक्वल्स टू 4S क्यूब होता है, उससे अगले के लिए 27S की पावर 4 होता है, ठीक है। तो मैंने भी ये वाला रिलेशन लगाना है। हमारे पास KSP जब है ना इतना 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -28, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें। बेसिकली हमें स्क्वायर रूट लेना, हमें तो चाहिए S चाहिए ना, हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए। क्यों सॉल्युबिलिटी चाहिए? आयनिक कंसंट्रेशन निकालने के लिए ना सॉल्युबिलिटी चाहिए होती है। सॉल्युबिलिटी जब हमें मिल जाएगी तो हमें पता चलेगा कि सॉल्युबिलिटी इतनी है तो ये वाला केटाइन इतना है, ये वाला एनाइन इतना है, ठीक है। हम सॉल्युबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। ये बात मुझे कहाँ से पता चली और आपको कहाँ से पता चलेगी? आपकी एक एग्जाम्पल है, जो आपका KSP वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर आपको 2 एग्जाम्पल्स मेरे हाल दी गई हैं। एक में उन्होंने KSP से सॉल्युबिलिटी फाइंड की थी, एक में उन्होंने सॉल्युबिलिटी से KSP फाइंड की। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल में से ये कॉन्सेप्ट लिया गया, ठीक हो गया। CaOH2 वाली एग्जाम्पल एज फार एज आई रिमेंबर, एक आपने खुद बुक से देख लेना। अच्छा, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज़ बाय पावर -14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो PB के आइंस है ना, PB के आइंस वो इतने हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो ये जो सल्फर है ना, इसके जो सल्फाइड आइंस हैं वो कितने हैं? वो इतने हैं। ये 22 नहीं लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया आपको? 10 टू द -14 यानी इतना सॉल्ट ये डिसॉल्व हो रहा है। अब अगर सॉल्ट इतना डिसॉल्व हो रहा है तो इतने ही लेड आइंस बनेंगे, इतने ही सल्फाइड आइंस बनेंगे। ये बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए ना, कि अगर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज़ बाय पावर -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है, तो उसने 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज़ बाय पावर -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ लेड आइंस और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज़ बाय पावर -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फाइड आइंस उसने प्रोड्यूस करना है। ये बात तो आपको समझ आ जानी। उसने हमसे पूछा आयनिक कंसंट्रेशन। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड एम्बिगुअस। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि उसने लेड की आयनिक कंसंट्रेशन पूछी है या सल्फाइड की पूछी है, कि उसने दोनों की पूछी है। तो अब हम क्या करें? अगर हम सोच लेते हैं कि हमने इनमें से इंडिविजुअल की बतानी है तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। लेकिन अगर हम एज्यूम करते हैं कि उसने दोनों की पूछी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज़ बाय पावर -14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज़ बाय पावर -14, 10 टू द रेज़ बाय पावर -14 कॉमन आ जाएगा, 2 + 2 = 4, ठीक हो गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज़ बाय पावर -14 विल बी अवर आंसर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगी। अब इनमें से कौन सा चूज करना था ये आपकी मर्जी थी। मेरा ख्याल है ये चूज कर लेना चाहिए। बहरहाल ये क्वेश्चन गलत है, मैंने आपको बता दिया।
What conditions should be applied to minimize the leftover reactants in ammonia synthesis? बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि आपको मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया चाहिए, आपको क्या कंडीशन देना पड़ेंगी। आप सिंपली इसके लिए जो इंडस्ट्रियल कंडीशंस आपको बुक में दी गई हैं उनका जो ऑप्शन होगा वो मार्क कर दें। बुक में कहा हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 to 300 atm प्रेशर, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 to 300 atm प्रेशर। इनमें से 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, इधर 100 atm है, इधर 200 atm है। आपकी बुक में लिखा है 200 to 300, दिस इज द बेस्ट आंसर। I hope so this is clear. Let's move towards our next question. Select the buffer solution having the highest pH. pH क्या होता है? pH equals to pKa plus log concentration of salt over concentration of acid. अगर आप देखें ना इस ऑप्शंस को तो आपको पता चलेगा कि concentration of acid सारों में सेम है, जबकि concentration of salt जो है वो वेरी कर रही है। अब अगर हम pH और concentration of salt का रिलेशन देखें तो हमें पता चलता है कि pH is directly proportional to the concentration of salt। तो फिर क्या होगा, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका पीएच ज्यादा है। 0.01 ज्यादा होता है या 0.05 दिस हैज बीन एलिमिनेटेड। 0.05 ज्यादा होता है या 0.1 0.05 हैज बीन एलिमिनेटेड। 0.1 ज्यादा होता है या 0.15 ज्यादा होता है, दिस हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैंने ये क्वेश्चन किस तरह किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से ऊपर बायो वाला लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेसिंग अ रॉड ऑफ आयरन मेटल इन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज। अच्छा, आपके पास ना आयरन दो तरह का होता है, एक आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव और एक आयरन होता है Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर आ रहा होता है, जबकि Fe3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से नीचे आ रहा होता है। अगर Fe3 पॉजिटिव बनना होता तो फिर हमारे पास अलग आंसर होना था, Fe2 पॉजिटिव बनना होता तो अलग आंसर होना था। और अगर हम देखें तो हमारे पास CuSO4 है, ये -2 होता है, यहाँ पर कॉपर +2 है तो आयरन भी +2 ही आएगा, ठीक होगा। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला आयरन आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रहा होता है वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके साथ में से रिप्लेस करके अपने आप को उसकी जगह ऐड कर सकता है, बिकॉज ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब आयरन देखेगा कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ और कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो आएगा, इसको धक्का देगा, बाहर निकाल देगा, बोलेगा कि मैंने ऑक्सीडाइज होना है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आए। यानी होगा क्या कि पहले CuSO4 है सॉल्यूशन के अंदर, CuSO4 है, आयरन आया, आयरन इसको धक्का दिया, बाहर निकाला, खुद FeSO4 बना दिया, कॉपर बाय कॉपर मेटल की सूरत निकल गई, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर कि इसमें हुआ क्या है। यानी आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, अब कॉपर मेटल बन के नीचे सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। Fe is precipitate, no, Fe तो रिएक्ट करके FeSO4 बना रही है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। कॉपर एंड आयरन बोथ डिसॉल्व, बोथ डिसॉल्व नहीं हो रहे, बोथ डिसॉल्व तब होते हैं कि जब FeSO4 बना होता है CuSO4, Fe ने Cu को निकाल दिया, Cu ने प्रेसिपिटेट हो जाना, ठीक है, ये भी रॉन्ग से। नो रिएक्शन तब टेक प्लेस होता है जब हमारे पास कोई ऐसा मेटल आता है जो कॉपर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। ये भी ऑप्शन गलत है, हम आगे आते हैं। इन CH3Cl कोई ऑप्शन क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ओके। In CH3Cl, bond length of CCl is 176.7 picometer and covalent radius of chlorine atom is 99.4 picometer. Covalent radius of chlorine, basically वो कह रहे हैं ये आपका CCl है, इसमें से इतना क्लोरीन का है, कार्बन का कितना होगा, इतना होगा। बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता है कि आयनिक रेडियस इज एडिटिव इन नेचर, एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ये सिंपली ऐड हो सकता है। तो 176 है, ये इधर इस बच्चे ने भी सॉल्व किया हुआ है, इस बच्चे ने भी सॉल्व किया। 176 में से 99.4 को माइनस कर देना, पीछे बचेगा 77.3, दिस इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। कार्बन का कोवेलेंट रेडियस 77.3 है, तो सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर, ये भी देख लीजिएगा। हम आगे आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन वंस अगेन। काइंड ऑफ कुछ टीचर्स के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन बुक की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, बुक में वैल्यू दी होती है 349 वैल्यू होती है मेरा ख्याल है क्लोरीन की, 325 होती है ब्रोमीन की, 322 होती है फ्लोरीन की, और आयोडीन की कितनी होती है मुझे अब याद नहीं है, आयोडीन की कमी होती है। तो हमारे पास ऑर्डर बनता है क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है। इधर है क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन, लेकिन बहुत टीचर्स कहते हैं कि यही ठीक है, तो आप इसी को टिक कर दें। दिस इज, ये इतना मसला नहीं था,
इसमें इतना मसला है क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता क्या होता है कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। अब हमें देखना था क्लोरीन की किन किन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा है। देयर इज ओनली अ सिंगल ऑप्शन जिसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्होंने सबसे ज़्यादा रखी है, यहाँ पर उन्होंने सबसे कम रखी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, वही हमारा आंसर है। वेरी सिंपल, इसमें मसला वाली बात ही कोई नहीं। लेकिन मैंने वैसे आपको बताया, मैंने थोड़ी बहुत बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। प्रिडिक्ट द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिंगल बॉन्ड, ये तो मैंने आपको मेरे कल परसों के टेस्ट में भी करवाया था। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, इस बच्चे ने गलत आंसर लगाया हुआ है, आपने देखना इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट करेगा अगर CF बॉन्ड हो, बाकी और किसी में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट इधर डोमिनेट नहीं कर रहा। इधर डोमिनेट करेगा बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट। और आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना स्टेबल बॉन्ड। आपने क्या करना है, ये एक एटम तो बिल्कुल ये है, ठीक है, इसमें साथ वाला एटम जितना छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी, उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। आपके पास सबसे छोटा एटम कौन सा इनमें से? हाइड्रोजन से छोटा एटम कोई होता है? हीलियम की बात नहीं कर रहा। इन गिवन ऑप्शंस में से कोई हाइड्रोजन से छोटा एटम है? बताएं, क्या कोई एटम ऐसा है जो हाइड्रोजन से छोटा हो? नो। कार्बन भी बड़ा, ऑक्सीजन भी बड़ा, नाइट्रोजन बड़ा। दिस इज द आंसर। वैल्यूज देख के आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ। इधर दो कॉन्सेप्ट लगे हैं, एक एटॉमिक रेडियस वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन अल्टीमेटली एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो है बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अगर CF आ जाता तो वो उसकी फिर CH से भी ज्यादा होनी थी, ठीक है। उधर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर जाता है। ये चंद बातें आपको याद करनी पड़ेगी बॉन्ड एनर्जी के रिलेटेड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करते हैं, वो बताएगा कि आप इस पर कितना टाइम लगे। एक स्टूडेंट है वो सिंपली देखता है ट्रिपल बॉन्ड है, इसका SP आंसर लगा देता है। बिल्कुल ठीक उसने आंसर लगाया, बिल्कुल ठीक उसने आंसर लगाया, ठीक है। तो बाकी अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिटेल फिर इस तरह बन सकती है। ये कितने इसने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का क्या तरीका होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। इस तरह का मैंने आपको स्टीरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, स्टीरिक नंबर वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते थे। आपको पता चलेगा कि इसने हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसके साथ, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है? नो, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। जब इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इसका स्टीरिक नंबर 2 बन रहा है। और अगर स्टीरिक नंबर 2 बन होता है तो तब आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? SP होती है। शायद आपको समझ आई होगी, उसी बच्चे को समझ आई होगी जिसके पास स्टीरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट आया था। और अगर आपके पास नहीं था तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसके बगैर भी आपका पेपर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अभी हम आगे आते हैं। वैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, 2 हो तो SP होती है, 3 हो तो SP2 होती है, और अगर 4 हो जाए तो SP3 हो जाती है, और 5 हो जाए तो उससे ऊपर वाली DSP3 हो जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आपको रफली स्टीरिक नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। यस, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर कंफ्यूज कर रहा हो ना तो उसकी जगह हम एक और भी कह सकते हैं कि स्टीरिक नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स। इस तरह भी किया जा सकता है, ये भी ठीक है। जितने साइड एटम्स होंगे उतनी सिग्मा बॉन्ड होंगे। आगे आ जाए। कंपाउंड X प्लस Na2CO3 इक्वल टू कंपाउंड Y प्लस CO2 प्लस H2। एक अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने Na2CO3 के बुक में कौन कौन से रिएक्शन पढ़े हुए हैं। अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, उसने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा और पढ़ा हुआ है कि वो 7 कार्बन डाइऑक्साइड को इफर्विसेंस के साथ रिलीज करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? ये है, नो, ये है, नो, ये तो ईस्टर है, ये एल्डिहाइड है, ये हमारे पास अल्कीन है। दिस इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड आउट हियर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। उन्होंने कंपाउंड Y नीचे लिखा हुआ है, अच्छा उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कंपाउंड Y कौन सा है, और ऊपर उन्होंने पूछा हुआ है कंपाउंड X कौन सा है। तो अगर कंपाउंड Y देखें ना तो कंपाउंड सॉरी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं आपने अल्फाज वापस तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा माइंड आगे पीछे चला गया। इन्होंने लिखा हुआ है कंपाउंड Y कौन सा है, ठीक है, ये हमने बताना है। फिर अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपाउंड Y वाला तो कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। कंपाउंड Y वाला तो कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर तो सार्ट ऑफ कार्बो RCOO बनते हैं, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इधर तो ये बनता है। ऑप्शन में तो ये मौजूद ही नहीं है, ऑप्शन में तो हमारे पास ये मौजूद है, तो फिर हम यही लगा देंगे। बेसिकली इट इज अ ब्लंडर फ्रॉम नम साइड, यहाँ पर X लिखना था और उन्होंने Y लिखा हुआ है। आई होप सो आपको इसने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा, बिकॉज इस तरह का रिएक्शन सिर्फ बुक में एक ही है
और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा होता है तो आपने सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड चूज कर लिया होगा। लेकिन अगर मसला किया था तो एमडी गाइड में ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल आई कैन सी। कंपाउंड ए, ये एक और ब्लेंडर, पता नहीं नाम वालों ने ये कंपाउंड ए और बी वाले क्वेश्चन देने ही क्यों थे जब उनको बनाने नहीं आते, पता नहीं क्यों देने थे। जब नहीं बनाने आते तो ना दो, सिंपल क्वेश्चन दे दो, जरूर उल्टी उल्टी उंगली लेनी। चले, कंपाउंड ए प्लस I2 प्लस Na2CO3 इक्वल्स टू कंपाउंड बी प्लस RCONA प्लस NaI प्लस H2, ये कौन सा रिएक्शन है? ये हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। आइडोफॉर्म में ये क्या होता है? ये तो आइडोफॉर्म होता है CH3। कंपाउंड बी पूछे किधर है CH3, कहीं पे भी नहीं। मैंने इस रिएक्शन को करने की कोशिश की कि शायद कोई इस तरह का रिएक्शन हो, पीटीबी में नहीं है, फेडरल में नहीं है, और कोई मतलब कहीं पर भी नहीं मुझे मिला था। मैंने गूगल किया, मैंने आगे पीछे देखा, कहीं पर भी नहीं मिला, कहीं पर, बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डजंट एग्जिस्ट जिनमें कंपाउंड बी पे इस तरह की चीज़ बन रही हो। नो, ऐसी कोई बात नहीं। आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म ही कंपाउंड बी होगा, हमें कंपाउंड ए ढूंढना पड़ेगा। कंपाउंड ए ढूंढना था हमें, ठीक है। अब कंपाउंड ए जब ढूंढना सिंपल हो जाता है। एसिडिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, एसीटामाइड भी नहीं देता, एसिडिक एनहाइड्राइड भी नहीं देता, ओनली मिथाइल कीटोन जो है एसीटोन वो देता है। दिस इज अवर आंसर। हम आगे आ जाते हैं। आई वोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम ऑन दिस। सेलेक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये भी बड़े मजे का क्वेश्चन था। स्टूडेंट ने पढ़ा होता है कि जो इवन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका अपने से आगे और पीछे वाले ऑड नंबर वाले से ज्यादा क्वेश्चन को बस यही याद होता है। उनको ये बात याद नहीं होती कि देयर आर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाट इज दिस? इतनी मोटा इसने क्या? HCOOH फॉर्मिक एसिड एंड CH3COOH एसिटिक एसिड। ये दो हैं जो इस स्ट्रैंड से ऊपर के हैं, ठीक है, जो यानी उनके इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ज्यादा होता है। इथेनॉइक एसिड का तो आपने पढ़ा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है और तकरीबन 17-18 के करीब इसका हमारे पास वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं, मैं ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, जब हम बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, ऑक्टानोइक एसिड, डेकानोइक एसिड, और यानी 10-10 कार्बन वाले, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं अगर नीचे वाले जो हमारे काम के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी बात करूं तो उनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इथेनॉइक एसिड का होता है, ठीक है। पेंटानोइक एसिड से भी ज्यादा, हेक्सानोइक से भी ज्यादा, हेप्टानोइक से भी ज्यादा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपने याद रखनी। इट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। उससे कम हमारे पास इसका होता है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले आते हैं, ठीक है। और फिर हमें 4 वाले का 3 वाले से 5 वाले से ज्यादा होता है, 6 वाले का 5 वाले और 7 वाले से, ठीक है। उम्मीद तो है कि आपको बात समझ आई होगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बुक में से था। कैसे बुक में से? उन्होंने इथेनॉइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, इथेनॉइक एसिड की जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज दी, उन्होंने वहां पर इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट वाले टॉपिक में जहां पर उन्होंने ये बताई, मैंने जो आपके सामने एक रखा हुआ है ना, ये चार्ट सा, ऑर्डर सा रखा हुआ, ये आपकी बुक से लिया गया, ठीक है। जब ये आपकी बुक से लिया गया, इसका मतलब है उन्होंने ब्यूटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बताया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। कितना है वो? -6 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि एसिटिक एसिड का तो आप पढ़ के आए 18 के करीब, तो एसिटिक एसिड का ज्यादा है। दिस इज फ्रॉम योर बुक, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आगे आ जाए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग द शॉर्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब उन्होंने बॉन्ड स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने कहा जितने भी बॉन्ड है सब में से सबसे छोटा बॉन्ड किसमें। तो पहली बात आपने याद रखनी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से छोटा होता है। आप देखिए इनमें से कौन कौन सा है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, कौन कौन से डबल बॉन्ड है। मिथाइल अमाइन में ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इथेनॉल में ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें भी C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। फॉर्मामाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O NH2, मीथानामाइड इसको बोलते। ये क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O OH। इनमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये डबल बॉन्ड इनके सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा, ये एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब बात आती है इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड है जिसका बॉन्ड छोटा होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा आपके पास, शायद आपके लिए अननोन आपको लग रहा हो, लेकिन मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाया था, उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा होता है रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। जब डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के साथ रेजोनेट करता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बिकॉज डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है।
जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिल जाते हैं तो जो बॉन्ड बनता है ना उसकी लेंथ इन दोनों के दरमियान की होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जोन सा डबल बॉन्ड ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा, वो डबल बॉन्ड लंबा हो जाएगा और वो हमारा आंसर नहीं होगा। एक तरफ है आपके पास नाइट्रोजन, एक तरफ है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ये जो लोन पेयर है ये उतने टाइटली बॉन्ड नहीं होते नाइट्रोजन के साथ, ये रेजोनेंस के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ये बड़े टाइटली बॉन्ड है, ये ऑलमोस्ट अनअवेलेबल होते हैं, ऑलमोस्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता जब तक ये अपना प्रोटॉन लूज नहीं कर देता, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ना होने के बराबर कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, हम बोलते हैं पार्टिसिपेट ही नहीं। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी, दिस विल बी अवर आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन और मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के तो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए पेपर में। इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन। इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास सी डबल सिंगल बॉन्ड ओ है, सी सिंगल बॉन्ड एन है, ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन वैसे जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है वो असल कॉन्सेप्ट है। मैं वैसे आपको ना आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि एक बच्चा जिसको ना आता हो वो इस हिसाब से भी करता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इधर दिया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसकी, तो उसका लोन पेयर लेस अवेलेबल है फॉर रेजोनेंस और उसका लोन पेयर रेजोनेंस के लिए ज्यादा, ये असल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताने लगूँ। एक बच्चा ये सोच सकता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, CO सिंगल बॉन्ड है ना जो वो छोटा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो CN वाला बॉन्ड थोड़ा सा लंबा है। अब अगर ये रेजोनेट करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ जो इंक्रीज करेगा वो कंपैरेटिवली कम होगी, ये रेजोनेट करेगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, दिस विल बी आवर आंसर। यानी जुगाड़ लगाया, लेकिन जुगाड़ भी तभी आप लगाते जब आपको रेजोनेंस का कांसेप्ट हो। रेजोनेंस के कांसेप्ट के बगैर ये नहीं किया जा सकता। दिस इज आवर आंसर। उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी। रेजोनेंस की वजह से फॉर्मामाइड का C डबल बॉन्ड O ज्यादा लेंथी हो जाता है। आइडेंटिफाई द एल्कीन व्हिच गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड अपॉन ओजोन एनालिसिस। अच्छा, आपके पास पेंटीन पेंटीन है, एंड पे आपके पास ये आ रहा है, इधर जो भी है ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा, ये एक लंबा वाला एल्डिहाइड आ जाएगा। तो हमारे पास एल्डिहाइड वन टाइप ऑफ चाहिए, ये हमारा आंसर नहीं बन रहा। हम आगे आते हैं। बेसिकली हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, 2 मिथाइल प्रोपीन, एक तरफ आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एक तरफ आपके पास कीटोन बनेगा। दिस इज नॉट अवर आंसर। आगे 2 ब्यूटीन, दिस इज अवर आंसर। कैसे मुझे पता चला? ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ये भी हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड, तो हमारा यही तो चाहिए वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड। अब अगर हम इसको देखते हैं, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल एल्कीन, हमारे पास है ये और ये सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक कीटोन बनाएगा और ये भी एक कीटोन बनाएगा, और हमें चाहिए एल्डिहाइड। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा होता है? HCHO। HCHO जैसे हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है ना, ये किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे इस अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ती जाती है, मिथाइल से इथाइल, इथाइल से रिएक्टिविटी कम से कम होती जाती है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला एस भी चेंज होके इसमें चेंज हो तो अब और ज्यादा रिएक्टिविटी कम होगी। कैसे? बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि इसकी रिएक्टिविटी की रीजन है, ठीक है, समझ आ रही है ना। अब हमारे पास ये वाला जो है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को कम कर देता है, रिएक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक हो गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, समझ आ गई। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है? एक हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। हम चले देखते हैं जिस ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रखा गया उनको हमारा आंसर होगा। सारों को चेक करने की क्या जरूरत है? ये देखिए, यहाँ पर तो सबसे कम रखा गया, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा रखा गया, दिस कैन बी अवर आंसर। यहाँ पर नहीं रखा गया, दिस
यहाँ पर सबसे आगे रखा, इन दो में से अब हमने अपना आंसर चूज करना है, ठीक है। इधर वो कहते हैं इससे कम रिएक्टिव है प्रोपियोनेल्डिहाइड, ठीक है, इससे कम, अभी तक तो ठीक है। इससे कम रिएक्टिव है एसीटोन। हम कह सकते हैं यार प्रोपियोनेल्डिहाइड और एसीटोन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, हमें नहीं पता, चलें आगे देखते हैं। एसीटैल्डिहाइड, ये गलती कर दी उन्होंने, कहा है एसीटैल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपियोनेल्डिहाइड, इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोपियोनेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, बिकॉज प्रोपाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन इथाइल। ये क्या गया, किधर गया, ये हमारे पास इसमें मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इसमें हमारे पास इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन मिथाइल ग्रुप, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। इसको इधर होना चाहिए था, इसको पीछे होना चाहिए था, ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अगर हम इसको देखते हैं इधर एसीटैल्डिहाइड आ रही है, यहाँ तक ठीक है बात। अब इधर एसीटोन आ गया, इधर प्रोपियोनेट, अब हमें नहीं पता एसीटोन ज्यादा रिएक्टिव है या प्रोपियोनेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव। बहरहाल बाकी सारे ऑप्शन जब गलत हो गए हैं तो इसका मतलब है ये बात ठीक ही होगी, समझ आ गई। दिस इज वन आंसर। उम्मीद तो है कि आपको पता चल गया होगा मैंने इसको किस तरह अप्रोच की, ठीक है। और ये एक अच्छा स्टूडेंट इजीली कर सकता है, ये जो बातें मैंने बताई वो एक अच्छे बच्चे को पता होती हैं, ठीक है, जिसने एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी की थी उसको आता होता है। बेकलाइट इज फॉर्म्ड अपॉन पॉलीमराइजेशन, मैंने आपके सामने बुक का पेज ही उठा के रख दिया। आप फिनोल के साथ रिएक्ट करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, तो आपके पास बेकलाइट बन जाता है, जिसका एक और नाम भी है, वो नाम आप याद कर लें, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। जब आपको ये नाम याद होगा तो फिर आपको भूलेगा नहीं कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन था या किसका रिएक्शन, इसे भूलना तो वैसे भी नहीं चाहिए। आपको ये यहाँ पर बेस शो की गई है बुक में, लेकिन लाइनों पर लिखे एसिड या अल्कली दोनों यूज हो सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। दिस इज द आंसर। आगे आते हैं हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन होगा तो अल्कोहल से नेगेटिव ग्रुप निकलेगा, ROH है ना, एक रिएक्शन है तो इसमें H पॉजिटिव निकलता है, लेकिन एक रिएक्शन है इसमें OH नेगेटिव निकलता है, और इस रिएक्शन में OH नेगेटिव निकलेगा बिकॉज OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करें तो न्यूक्लियोफाइल की जगह पे लगेगा, जब इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा, ठीक है। ये मैं बताना चाहूँ, बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास CO बॉन्ड टूटता है ना कि OH बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, पीछे हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है हमारे पास, वो जब सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है टर्शियरी अल्कोहल्स वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव वंस। टर्शियरी अल्कोहल्स वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव। अब हम देखेंगे इनमें से टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है। एक है हमारे पास 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल, 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल। वैसे अगर आपको सच्ची बात तो मुझे देख के पता चल गया कि ये टर्शियल अल्कोहल है। कैसे? क्योंकि जहाँ पर पेंटानॉल है वहाँ पर ही 2-मिथाइल ग्रुप, लेकिन फिर भी हम आपके आसानी के लिए एक तो इसको कर लेते हैं। ये तो 3 वाला बन गया, 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल। अब ये OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 1, 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक हो गया। तो 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल इज टर्शियल, इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इन्होंने इसको सबसे कम रिएक्टिव रखा। मैं देखता हूँ कि आखिर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल को नंबर 1 पे रखा गया। इसमें तो सबसे एंड पे रखा गया 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल, इसको सबसे आगे रखा है। दिस कैन बी अवर आंसर। 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल ये भी हमारा आंसर हो सकता है, इन्होंने इसमें भी सबसे ज्यादा रखा, और इसमें 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल को सबसे कम रखा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं आगे। टर्शियरी के बाद आते हैं सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स इन रिएक्ट। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। अच्छा, एक ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है और एक ऑप्शन ये अवेलेबल है, A और D एलिमिनेट हो चुके हैं। 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल दोनों में सबसे आगे आ रहा है। अच्छा, 3-मिथाइल 2-पेंटानॉल, ठीक है, इसमें 3-मिथाइल 2-पेंटानॉल को दरमियान में रखा है, और इसमें भी 3-मिथाइल 2-पेंटानॉल को दरमियान में रखा है। लेट मी चेक वंस अगेन। 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल is greater than 3-मिथाइल 2-पेंटानॉल। 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल is greater than 3-मिथाइल 2-पेंटानॉल। अच्छा, which is greater than 2-मिथाइल 1-पेंटानॉल। ये तो सेम हो गया, पता नहीं क्यों मुझे पहले जब मैं एग्जाम्स का पेपर पहले डिस्कशन बनाने से पहले चेक किया तब तो मुझे ये नहीं मिले। लेट मी क्लैरिफाई इट वंस अगेन। वी हैव 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल, okay, we also have 2-methyl 2-pentanol here. Now we have it is greater than 3-methyl 2-pentanol. This is same as 3-methyl 2-pentanol, okay. 2-methyl 1-pentanol, 2-methyl 1-pentanol. ये तो दोनों ऑप्शन सेम है, तो फिर अब हम इसमें से कौन सा चूज करें? हम कोई भी चूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट।
और एक दफ़ा हम ए और डी को दोबारा से चेक कर लेते हैं, ए और डी को दोबारा से चेक कर लेते हैं। 2 मिथाइल 2 पेंटानोल लेस रिएक्टिव देन 3 मिथाइल 2 पेंटानोल। और यहाँ पर इन्होंने 2 मिथाइल 2 पेंटानोल को लेस रिएक्टिव देन 3 मिथाइल 2 पेंटानोल। और ये वाला ऑप्शन भी रिपीट हो रहा है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन बेसिकली हमने बताना क्या है, हमने बताना इन यस वेरी इंटरेस्टिंग हमने बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो वैसे तो नहीं, दोनों ठीक है, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम चूज़ करेंगे जिसमें पहले कम है और एंड पे ज़्यादा है, जिसमें पहले कम है और एंड पे ज़्यादा है। ठीक है, समझ आ रही है? 2 मिथाइल 1 पेंटानोल, 3 मिथाइल 2 पेंटानोल, 2 मिथाइल 2 पेंटानोल, ये वाला हम चूज़ करेंगे, ना कि ये वाला। यानी ये सेम तो है, मैं भी इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर मैंने जब ऊपर देखा उन्होंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फिर मुझे पता चला कि वो कह रहे हैं कि पहले जिसमें कम है, बाद में इसमें ज़्यादा, हमने वो वाली चूज़ करनी। सो दिस वन विल बी अवर आंसर। अब 3 मिथाइल 2 पेंटानोल को बनाया, आपको पता चलेगा कि वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको आप बनाएगा, आपको पता चलेगा एक प्राइमरी अल्कोहल है। हम इस पर मजीद टाइम लेंगे, पहले बहुत टाइम लगा। मोस्ट एक्टिव अल्कोहल टुवर्ड्स ग्लूकोज स्टेज, आपको पता नहीं चाहिए कि टर्शियरी अल्कोहल्स गिव दिस रिएक्शन इमीडिएटली, while secondary alcohols give this reaction in 5 to 10 minutes, while primary alcohols give this reaction on heating। और इसमें कॉन्सेप्ट वही वाला लग रहा है जो ऊपर लगा था कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल वन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल वन। तो टर्शियरी अल्कोहल्स इसमें क्योंकि कार्बोकेटाइन बना होता है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी कार्बोकेटाइन होता है, तो टर्शियरी अल्कोहल्स, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे आसानी से बनाएंगे, टर्शियरी अल्कोहल्स विल बी द मोस्ट एक्टिव। अगर हम इसमें से देखते हैं ना, तो हमारे पास 2 ब्यूटानोल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटानोल, जिस कार्बन के साथ है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज आल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल। 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, ये मुझे देख के ही पता चल गया कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। कैसे देख के पता चला? जिस ग्रुप में, जिस कार्बन पे मिथाइल लगा उसी कार्बन पे OH ग्रुप लगा, समझ आ गई? अब 2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटानोल, दिस इज वंस अगेन अ प्राइमरी अल्कोहल। उम्मीद तो है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसका आंसर चार्ली क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने 2 तरीकों से एक्सप्लेन किया, एक मैंने आपको इसकी रिएक्शन कंडीशंस बताई और दूसरा मैंने आपको बताया टर्शियरी कार्बोकेटाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड कंपाउंड इज, सल्फोनेटेड हो या कोई भी रिएक्शन उन्होंने पूछा हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको आना चाहिए। और रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आपको पता चलेगा? जब आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी, बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज द रिएक्टिविटी। और इसके बाद तब आपको पता चलता है कि जब आपको पता हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन से होते हैं। ये 2 बातें अगर आपको पता होगी तो तब आप कर सकते हैं। अच्छा, क्लोरो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इवन दो इट इज आल्सो पैरा डायरेक्टेड। ठीक है, इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। तो क्लोरोबेंजीन की कम होगी बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन की कम होगी रिएक्टिविटी बेंजीन से। ठीक है, अब नाइट्रो इज अ मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो, तो नाइट्रोबेंजीन की क्लोरोबेंजीन से भी कम होगी। जबकि जो टॉलुइन है ना उसमें CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, टॉलुइन विल बी मोर रिएक्टिव, इवन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड विल बी टॉलुइन। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एल्कीन शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, दूसरा ये कि डबली बॉन्डेड कार्बन या ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कार्बन एटम्स के साथ अटैच ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। हम देखते हैं, हमारे पास है ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अच्छा, इधर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इधर CH है, इधर जो भी, इधर एक ये है एक ये है। ठीक है, इधर जो है ना ये दोनों सेम आ गया। आपको पता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर एक जैसे एटम्स या ग्रुप्स लगे होंगे तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करनी होगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म तभी शो होगी जब एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जो कि इसमें है, लेकिन साथ ग्रुप्स भी डिफरेंट होने चाहिए जो कि इसमें नहीं है। दिस इज नॉट अवर आंसर। मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। हाँ, अगर इधर कोई और ग्रुप लगा होता ना तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन फिर हो जानी थी और उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन पूरी होती तो तब हमारे पास ये वाला आंसर हो जाता। लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स हमारे पास शो कर सकते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं करेगा। दिस इज नॉट अवर आंसर। 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, मुझे इधर ही पता चल गया। लेट मी चेक। सी इसके साथ भी कुछ भी नहीं लगेगा।
हाँ, इसके साथ भी CH3 ग्रुप पर CH3 ग्रुप है, इसके साथ भी CH3 ग्रुप पर CH3 ग्रुप है, दिस इज नॉट अ ब्रांच बिकॉज़ सिमिलर ग्रुप्स नहीं होते। 3 methyl 2 pentene, लेट मी चेक दिस वन। वेट अ सेकेंड, ये गलती होगी। यस, फाइनली हमें कोई मिल गया जिसके एक जैसे ग्रुप्स में। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये भी गलत क्वेश्चन तो नहीं है। एनीवेज, इधर ये देखिए। अच्छा, अगर आप इस अल्कीन को देखते हैं ना, इसमें ये डबली बॉन्डेड कार्बन तो है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। इसके एक साथ एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है। इसमें दोनों कंडीशन पूरी होगी। दिस इज अवर आंसर। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। ट्रेंड इन आयनाइजेशन एट ग्रुप 1 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ए विल बी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स तो नीचे ऑप्शन में दिए नहीं, नीचे तो पीरियड 3 के एलिमेंट्स दिए, तो हम पीरियड 3 के हिसाब से बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। सॉरी, ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 से कम होती है, ग्रुप 2 की ग्रुप 3 से ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रुप 4 की ग्रुप 2 और 3 दोनों से ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रुप 5 की ग्रुप 4 से ज्यादा होती है, ग्रुप 5 की ग्रुप 6 से भी ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रुप 7 की 6 और 5 दोनों से ज्यादा होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। और ग्रुप 8 की इससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ग्रुप्स के हिसाब से बात करता हूँ। हमारे पास सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आ रहा होता है, हमारे पास मैग्नीशियम दूसरे में आ रहा होता है, हमारे पास एल्यूमिनियम तीसरे में आ रहा होता है, और हमारे पास सिलिकॉन चौथे में आ रहा होता है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, चौथे की सबसे ज्यादा है, यानी सिलिकॉन की सबसे ज्यादा है, उससे कम है हमारे पास दूसरे की, उससे कम है हमारे पास तीसरे की, उससे कम है हमारे पास पहले की। ठीक हो गया, समझ आ जानी चाहिए आपको। तो दूसरा हमारे पास आ रहा है मैग्नीशियम, तीसरा हमारे पास आ रहा है एल्यूमिनियम, और ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज द परफेक्ट आंसर। सॉरी, सिलिकॉन लिख दिया, इधर आता है सोडियम, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आखिर कौन सा है जिसमें उसने सिलिकॉन को नंबर 1 पे रखा हुआ। ये दो ऑप्शन है जिसमें हमारे पास सिलिकॉन को नंबर 1 पे रखा गया। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जिसमें सोडियम को नंबर एंड पे रखा गया, सबसे चौथे नंबर पे। तो इसमें मैग्नीशियम को रखा गया, इसमें सोडियम, दिस इज अवर आंसर। लेकिन इसने अंदर ये जो किया ना, ये ब्लेंडर है, इधर एल्यूमिनियम आता है, इधर मैग्नीशियम आता है, ठीक है। ये बात आप देख लीजिएगा, दिस इज अवर आंसर। मेरा ख्याल है ऐसे ही करना चाहिए था। बाकी अगर देखा जाए ना, तो ये क्वेश्चन गलत ही है, बिकॉज अब आपकी अप्रोच पे बेस करता है। अगर आप इनको बेस बनाकर लगा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनको बेस बनाकर देखते हैं तो फिर आप कहते हैं ये वाला ठीक है, बस इनको शफल कर दें, इनको शफल कर दें तो आपका आंसर ये। लेकिन अगर सच्ची बात है, ये क्वेश्चन गलत था, इसका आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। देखते हैं अब आपको वो देते हैं नहीं देते। अब हमें तो पता भी नहीं बल्कि चलेगा कि मिले या नहीं मिले। अब अल्लाह उनको हिदायत दे, हम आगे आते हैं। उम्मीद तो है कि आपको इस क्वेश्चन में आप कोई क्वेरी नहीं होगी। When a metal carbonate is heated at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, which of the following compound will readily decompose? अभी तक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस हो, ठीक है। नन ऑफ द क्वेश्चंस वाज आउट ऑफ सिलेबस, और मेरा ख्याल कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आया जो पीटीबी में ना हो। सब के सब क्वेश्चंस पीटीबी में, एक क्वेश्चन भी फेडरल में से नहीं आया, मतलब जो स्पेसिफिकली फेडरल। वैसे तो बहुत से फेडरल से आए होंगे, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं नजर आया जो मतलब पीटीबी में ना हो और फेडरल में हो, ठीक है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी ऐसे नहीं आया, जो गलत थे वो तो उनकी अपनी ना अहली की वजह से गलत थे। एनीवेज, व्हेन अ मेटल कार्बोनेट इज हीटेड, ये वाला क्वेश्चन कार्बोनेट से लिया गया। आपके पास एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर नंबर 2 है, जो उसके अंदर कार्बोनेट्स वाला टॉपिक है, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जब कार्बोनेट डीकम्पोज होता है ना, कार्बोनेट डीकम्पोज होता है ना हमारे पास, तो हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है कि इनका जो रेट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन है वो क्या होगा। जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड आयन, इसके साथ जो कैटायन लग रहा है, मैं M2 पॉसिबल है, उसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ऑक्साइड उतना स्टेबल होगा, उतनी जल्दी वो बनेगा। चार्ज डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। चार्ज तो सारों का सेम है, सबसे छोटा साइज हमारे पास किसका होता है, बेरिलियम का,
ठीक है। सबसे छोटा बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, रेडियम वगैरह, ठीक है। इसका साइज सबसे छोटा, चार्ज ओवर साइज यानी चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज ओवर साइज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर साइज इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज इसका साइज सबसे कम है। समझ आ गई होगी आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, जब बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो बेरिलियम ऑक्साइड के केस में लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड विल बी द मोस्ट स्टेबल वन, बेरिलियम ऑक्साइड विल बी द मोस्ट, तो बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम कार्बोनेट में, बेरिलियम कार्बोनेट से बेरिलियम ऑक्साइड सबसे जल्दी बनेगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, एज कम्पेयर टू स्ट्रोंशियम कार्बोनेट स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का बनना। उम्मीद तो है कि आपको समझ आई होगी। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, वो मैंने आपको दिया था कि कंपेरेबल साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन होंगे तो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो कार्बोनेट आयन एनाइन एक बड़े साइज का एनाइन है, उसके साथ अगर बड़े साइज का केटाइन लगेगा तो तभी वो स्टेबल होगा, अगर छोटे साइज का केटाइन लगा होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। यानी बेरिलियम कार्बोनेट इज नॉट मच स्टेबल, बेरियम कार्बोनेट इज वेरी स्टेबल। इसको मैंने सॉल्युबिलिटी से रिलेट किया था कि बेरिलियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल व्हाइल बेरियम कार्बोनेट इज नॉट दैट मच सॉल्युबल। उम्मीद तो है कि आपको बहुत से कॉन्सेप्ट, लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट, थर्मल स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, ये सब आपके आपस में मिल रहे होंगे। उम्मीद तो है कि आपको कुछ समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल नम्स 2024 को हमने सॉल्व किया बहुत से अजीब अजीब ब्लंडर से, बट हाउ कैन अ स्टूडेंट डील विद दीज ब्लंडर्स। मैंने सिर्फ आपको ये बता तो नहीं ना देना कि ये ब्लंडर्स हैं, मैंने आपको अपना मेथड बताना। लेट्स टॉक अबाउट UHS 2023 जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन दी, उसी की बात करते हैं। अगर हम बायोलॉजी को देखें ना तो उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के थे जो कभी मैंने सुने तक नहीं थे, मुझे बिल्कुल खबर भी नहीं थी, मतलब मैंने कभी उनके बारे में कभी आइडिया भी नहीं किया था कि ये भी चीज़ पेपर में आ सकती है। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आते। तो अब मैं क्या करता, मैं सर पकड़ के बैठ जाता, UHS ने तो गलत किया, पेपर दोबारा होना चाहिए। दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच। आपको ऐसी बात उधर वो वाला डिसीजन लेना चाहिए जो आपके हक में सबसे बेहतर। मैंने क्या किया, मैंने देखा विद इन सेकेंड्स मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। मुझे पता था ये मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा, मैं इसको करने बैठ गया तो जो मुझसे सॉल्व होने हैं वो भी नहीं बाद में होने। मैंने सर छोड़ दिए। मैंने तकरीबन 60 मिनट्स रखे हुए थे या 50 मिनट्स रखे हुए थे बायो के लिए, और मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि मैं पेपर राउंड्स में सॉल्व करता। मैंने पहला राउंड लिया, पेपर जल्दी सॉल्व, वो सारे इजी एमसीक्यू पहले सॉल्व हुए, पीछे टाइम भी बच गया और मुश्किल एमसीक्यू बच गया। फिर मैंने तसल्ली के साथ मुश्किल एमसीक्यू कर लिए। जब बायो का जो अलॉटेड टाइम था वो खत्म हुआ तो मैंने जल्दी से बाकी जो बचे हुए एमसीक्यू थे उनको टिक कर दिया। मुझे पता था कि आप करना ही है जो मर्जी हो जाए, और मैं केमिस्ट्री पे चला और दोबारा से फ्रेश अभी टाइम स्टार्ट हुआ। आई एम नॉट अ मिनट लेट, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आई होगी कि पेपर को राउंड्स में सॉल्व करना। दैट वाज ऑल। हमेशा की तरह अच्छे से पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।